आपके अनुसार सफलता का सूत्र क्या है? सही सूत्र क्या है? संकल्प, मेहनत। शिक्षा का असली उद्देश्य आप एक पंक्ति में कैसे परिभाषित करेंगे? शिक्षा का तात्पर्य आज का युवा जो है किताबों से दूर होते जा रहा है और पॉर्न जी 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 से पास क्यों होता जा रहा है? तो आपके पास लव और सेक्स के नाम पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। लव और सेक्स के नाम पर जो आजादी दिखाई जा रही है, क्या वह सच में फ्रीडम है या आने वाली पीढ़ी की बर्बादी? सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए युवाओं को कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए सर, अभी मैं नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ में है अनिल अग्रहरी जी, जिन्हें लोग प्यार से सागर भी कहते हैं। आप पेशे से माइंड कोच हैं, कवि हैं, लेखक हैं और ढेर सारी खूबियां आप में हैं। आइए अनिल अग्रहरी जी की जीवन यात्रा देखते हैं कि हमको किस प्रकार से मोटिवेट करती है। सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आप अपनी पहचान कवि, लेखक, माइंड कोच पर जरा प्रकाश डालिए। सर एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो मैं माइंड कोच के तौर पे काम कर रहा हूं और कवि और लेखक ये तो मेरा शौक है, बचपन का शौक है जो अभी भी जिंदा है और आगे बढ़ रहा है। बाकी एज अ माइंड कोच मैं वर्क कर रहा हूँ, बच्चों को ट्रीट कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ। सर हमारे लिए मैं दर्शकों आपको ही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अनिल अग्रहरी सर, इनके पिता लोकतंत्र सेनानी रहे हैं। जी जी। इमरजेंसी दौरान परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, आप भी जानते होंगे कि सन 1975 का वो दौर जब कांग्रेस पार्टी लोगों पर चाबुक चला रही थी, एक पॉलिटिकल कह सकते हैं उस समय राजनीतिक हनन किया जा रहा था। तो पिताजी हमारे जनसंघ से जुड़े रहे और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे उसके, जिस वजह से उन्हें चेंज जाना पड़ा। और ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई क्योंकि उस वक्त मैं इस दुनिया में नहीं था। दादा ने बताया मुझे उनके बारे में कि पिताजी को जेल हुई थी और वो जेल से वापस आए और फिर अभी जल्दी ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जो है लोकतंत्र सेनानी का जो है खिताब दिया और सम्मान दिया। बहुत बढ़िया, बहुत फख्र की बात है मित्रों। अच्छा ये बताएं सर, आपकी माताजी ने आपके ऊपर कैसे कौन से संस्कार दिए? ये कैसे आपको जीवन को देखने की दृष्टि दी? सर अगर मैं बात करूं मेरी माताजी हो या किसी की माताजी हो, सबकी माताजी अमूमन अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं और मेरी माताजी ने भी बहुत कुछ किया। और तो क्या था, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन पढ़ाई के प्रति उनकी जागरूकता बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि मैं रात को सो न चाहूं, मेरे साथ जगती रहती थी जब तक मैं पढ़ता रहता था। ये माताजी का सेक्रीफाइस था मेरे लिए और मेरे आगे बढ़ने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छा, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर आप असाधारण सोच कैसे आपने डेवलप किया, कैसे विकसित किया? बहुत बेहतर सवाल किया सर आपने। साधारण परिवार में जन्म लेकर के असाधारण कैसे बने? जी, सवाल बहुत ही उम्दा किया आपने और सोचने को विवश कर दिया आपने। तो सर मैं साधारण ही था, मेरे पास कोई ऐसा कुछ विशेष था ही नहीं, लेकिन एक चीज मेरी आदत थी, बचपन से थी और आज भी है, हारना मुझे पसंद नहीं है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और मेरी इस आदत ने आप कहें तो कहीं ना कहीं विवश किया मुझे लड़ने के लिए, क्योंकि बचपन से ये होता था कि मुझे फेल नहीं होना है। और फेल नहीं होना है तो क्या करूं? मेरे पास एक ऑप्शन था कि पढ़ना है, मेहनत करना, दिन रात पढ़ना है, तो बस लगा रहता था। और सर एक खास बात मैं आपको और बता दूं, दिमाग में ये सवाल नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊं, सवाल सिर्फ ये था मैं फेल ना हो जाऊं। क्या बात, समझ रहे हैं? मैं फेल ना हो जाऊं इस चक्कर में इतना पड़ता था कि मैं कब मेहनती, लगनशील और एक रचनात्मक लड़का बन गया और भीड़ से अलग हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। आपकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर बीएससी, जैसे मैं बता दूं कि मैं बदलापुर का रहने वाला और आज तो बदलापुर नगर पंचायत हो चुका है, काफी डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन जब मेरा बचपन था तो बदलापुर एक गांव जैसा ही था। तो साधारण सी सोच थी, साधारण सा परिवेश था हमारा। बस लोग मेहनत करते थे, मैं भी मेहनत करता था, लगा रहता था, पता नहीं था कि पढ़ लिख के करना क्या है, बस पढ़ना जरूरी है ये जानता था। तो पढ़ता था और बदलापुर में मेरा जो है इंटरमीडिएट तक शिक्षा दीक्षा हुआ। और असली लड़ाई तो मेरी हाई स्कूल से स्टार्ट हुई, क्योंकि 8वीं तक तो मैं बस पढ़ता रहा, करता रहा,
बस फेल ना हो जाऊं, इस बात का ध्यान देता रहा और आगे निकलता रहा। और मार्क्स क्या है मेरे लिए मायने नहीं रखता था, बस मैं पढ़ता था। 9th की मैं उस घटना का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मेरा आया था। वाह, क्या बात। और मुझे यकीन नहीं था। अच्छा। और सर ने जिक्र किया कि एक लड़का है, उस लड़के जैसा सबको होना चाहिए। जब मैंने सुना तो मुझे लगा कोई लड़का होगा जिसके लिए सर बोल रहे हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बोले वो लड़का सबसे अच्छा नंबर पाया है, बाकी सब गधे हैं। तो सर मेरे को ऐसा लगा ना कि सारे गधों में एक गधा मैं भी हूँ। बट जब मेरा नाम निकल के आया कि सबसे अधिक नंबर आपका आया है, तो बिलीव करे, विश्वास करे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और यहीं से मेरी लाइफ टर्न की। और विश्वास करिए, किसी भी लड़के के जीवन में वो मोमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब उसको एक्नॉलेज किया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, और वहां से उसका माइंडसेट बदल जाता है सर। तो मैं अपने टीचर श्री रणबहादुर सिंह का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आज भी कि उन्होंने मुझे आम लड़के से खास लड़का बना दिया। क्या बहुत बढ़िया। अच्छा, छात्र जीवन में आप हमेशा आत्मविश्वासी थे या कि भ्रम की स्थिति में रहते थे, कैसे थे? देखिए, भ्रम की स्थितियां तो मैं बोलूं कॉमन है, क्योंकि जब तक हम अपनी पढ़ाई में आगे अग्रसर नहीं होते हैं तो भ्रम लगा रहता है, जो क्लैरिटी नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और अगर हमें एक प्रॉपर एक सपोर्ट मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए तो शायद भ्रम ना रहे, लेकिन भ्रम अमूमन रहता है। तो मैं भ्रम में रहा। आगे बढ़ना है, बढ़ना कहाँ है, जाना कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन बस वही बात मैं कहूंगा, हारना पसंद नहीं था। प्रयागराज जाकर डॉक्टर बनने का सपना, उस समय मन की स्थिति कैसी थी? घर वालों का ये सोच था कि बेटा इंटरमीडिएट तुमने बायोलॉजी से किया हुआ है तो डॉक्टर बन जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, घर वाले कह रहे तो बनना चाहिए। और मैं घर वालों का विचार लेके गया और बनने के लिए मैं मेहनत भी किया। मेहनत मेरा सफल भी रहा काफी कुछ, लेकिन कुछ तो मिसिंग रहा जिस वजह से डॉक्टर नहीं बन पाए। शायद डॉक्टर नहीं बन पाए इसलिए आज बहुत लोगों की जिंदगी अच्छी में भी हो सकता है। और वो इलाहाबाद का भी वो एक जो मोमेंट है सर, वो मेरे लाइफ का एक बहुत ही क्रीम मोमेंट था। क्या बात। अब क्या करूं भैया, मैं उस लम्हे का, उस घड़ी का, वो रात मुझे आज भी याद है। वो रात मुझे आज भी याद है जब मैं अपने जिंदगी के सफर को बड़ी तसल्ली से देख रहा था कि अब तक चला हूं यहाँ तक, आगे चलूं कैसे, आगे चलूं कैसे। क्या बात है, रियल में आपने एक बहुत बड़ा कवि बसता है। अच्छा, आपने कहा था सर एक पंक्ति बड़ा फेमस है, टारगेट मेरा यूज था पर मैं बड़ा कंफ्यूज था। इस पंक्ति को जरा विस्तार में बताइए। देखिए, ये पंक्ति सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इवन आज का हर युवा इस पंक्ति को कोरिलेट करता है। क्योंकि सर आज का युवा, अगर मैं आज के जनरेशन की बात करूं तो वो मोटिवेटेड बहुत ज्यादा है, एम तो बना लिया है, बट उसके पास वो पैटर्न नहीं है कि हाउ टू अचीव माय एम, हाउ टू कंप्लीट माय एम। तो दैट वाज द मेन रीजन। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे करना है जिंदगी में कुछ, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, लगा हुआ था। तो कह सकता हूँ कि टारगेट मेरा ह्यूज था, कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, पर मुझे नहीं पता था क्या करना। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तब आपने टूटने की बजाय दिशा बदलने की ताकत कहाँ से लाई? कि वो समय तो अलग ही था जी, अब बच्चे रहे होंगे। मेरी ताकत मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। क्योंकि पिताजी को मैंने देखा है लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, छोटे से व्यापार को बड़ा करते हुए। माताजी जो कम पढ़ी लिखी लेकिन घर की सारी व्यवस्था को देखरेख करना, मेरी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहना। जब मेरे माता पिता विसंगतियों से लड़ करके मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं उस दुखद स्थिति में अपने को संभाल नहीं सकता। ये दिमाग में मेरे सवाल रहा था। क्या बात, बहुत बढ़िया। इस सवाल ने मुझे तैयार किया कि अनिल, हार मत, ये रास्ता ना सही तो कोई और रास्ता मिलेगा। क्या बात है। एक खत्म हुआ तो दूसरा तैयार मिलेगा। वेरी गुड। मैं आप सभी दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप सपना टूट गया हो, जब आपका सपना टूट गया हो, फिर आपने उस समय क्या किया, या उस समय आप सबके सपने क्या क्या हैं? जो ये YouTube चैनल देख रहे हैं, आप कमेंट में बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। आपने खुद को गाइड बनाने का संकल्प क्यों लिया?
इस फैसले का आधार क्या था? देखिए सर, मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन है, जो मैंने अपनी जिंदगी को देखा है। मैंने अपने आप को लड़ते बहुत देखा है। क्या बात है। क्योंकि एक बात बताऊं, इस बात का दर्द तो हमेशा रहा है, पर अब नहीं है। इस बात का दर्द हमेशा पहले रहा है कि काश कोई मिला होता जो रास्ता दिखा देता, तो मैं मंजिल को पा लेता। काश कोई होता। समझ रहे? तो ये दर्द हमेशा से रहा। और डॉक्टर बनने का सपना लेके मैं प्रयागराज गया जरूर था, मेहनत भी किया, पर वो मिला नहीं। लेकिन एक बात बताऊं कि ना मिले कोई एक मंजिल मुकम्मल, तो जान लेना कि कोई और मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। क्या बात। बस यही मुझे ताकत देती रही, और इस वजह से मैं लड़के आगे बढ़ता रहा। और विश्वास करें, मैंने देखा कि यार सिर्फ अनिल नहीं हारा है, अनिल जैसे न जाने कितने लड़के हार रहे हैं। क्या मैं अपने कैरियर को बनाने की सोचूं, या ऐसे तमाम हारे का सहारा बनने का प्रयास करूं? ये सोच मेरे दिमाग में उस प्रयागराज की उस रात आई, जब मेरा नीट का रिजल्ट, जो उसमें सीपीएमटी हुआ करता था, रिजल्ट आया था, मैं नहीं निकल पाया था। उस रात को मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूं तो शायद मैं लोगों के लिए सहारा बन सकूं और उनकी मदद कर सकूं, क्योंकि मेरे जिंदगी में हारने का तजुर्बा बहुत था मेरे पास। तो प्रॉपर गाइडेंस की कमी को आप आज सबसे बड़ी समस्या क्यों मानते हैं? बच्चे, जहां तक मेरा अपना एक कैलकुलेशन कहता है कि बच्चे के अंदर क्षमता बहुत ज्यादा है, बट वो बच्चा अपनी क्षमता को जानता ही नहीं है। अगर कोई इसकी क्षमता को उससे कनेक्ट कर दे तो बच्चा बहुत कुछ कलेक्ट कर लेगा। इसलिए आज प्रॉपर गाइडेंस की सर जरूरत है। रियल में जरूरत है। अच्छा सर, पीजीडीसीए और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स करने का आपने निर्णय क्यों लिया? आप डॉक्टर बनना चाहते थे। जी। फिर पीजीडीसीए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स करने के पीछे आपको क्या मंशा है? देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना, आप सभी जानते हैं कि अभी आईटी आज भी ट्रेंडिंग है। yes. और मेरे उस कॉलेज लाइफ में जब मैं था, जब मेरी कंपटीशन तैयारी चल रही थी, तो उसमें भी आईटी बूम पे था। तो भाई मेरे को भी कम से कम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तो कुछ ऐसा टेक्निकल हैंड चाहिए कि मैं अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को फुलफिल कर सकूं, और साथ साथ मैं अपने उस मिशन को पूरा कर सकूं जो मैं लोगों के लिए सोच रहा हूं। तो इसको मैंने सपोर्ट के तौर पे लिया। बाकी मेरा मेन मकसद यही था कि मैं लोगों की मदद करूंगा, उन्हें गाइड करूंगा। खोजबीन में हमें पता चला कि आप दिल्ली की चमक दमक छोड़कर गांव लौटने का फैसला आपने लिया था। जी सर। सर देखिए, चमक दमक तो उसे भाती है जैसे उस चमक दमक में जीना है, और जिसने संकल्प ही बना लिया कि लोगों को चमकीला बनाना है, उसे किसी चमक दमक की फर्क नहीं। आईटी के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट जोड़ने का विचार कैसे आया सर आपको? जी देखिए सर, एक बात बताऊं आपको, आईटी एक आपका एक प्रोफेशनल बोले तो टेक्निकल स्किल है। इसके जरिए हम अपने जॉब को अंजाम देंगे। लेकिन अगर आपको आईटी सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में जाना है, तो एंट्री के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के बाद फिर आपका, अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो टीम के साथ कोलैबोरेशन करना होता है। आपका लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी होती है। उन सिचुएशंस के लिए सिर्फ आईटी स्किल पर्याप्त नहीं है। जब तक आपकी पर्सनालिटी को उस लेवल पर बिल्ड नहीं किया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव नहीं किया जाएगा, तो सर आप जॉब गेन करने में आपको दिक्कत होगी, और गेन हो गई तो मेंटेन करने में दिक्कत होगी। बराबर। अगला प्रश्न चलते हैं। हजारों विद्यार्थियों की सफलता देखकर आपके मन में क्या भाव आता है? शायद आप डॉक्टर बन गए होते तो ये नहीं कर पाते, यानी प्रकृति ने आपको इसके लिए चुना। जी श्योर, इस बात को मानूंगा। आपके मन में क्या भाव आता है? सर मेरा चेहरा देख के आप समझ सकते हैं, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट कह रही है कि आज उनकी सफलता मुझे गदगद कर रही है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बच्चे आज सीबीआई में हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, एनजीओज में बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। वेरी गुड। और जिसमें अभी एक लड़का है, आप कहे तो उसका जिक्र करूं मैं? जी करिए। श्योर। तो
आनंद कुमार दुबे है जो सीबीआई में है और बहुत ही बेहतर पोजीशन पे है और वो लड़का मेरे पास रहा है, बहुत मेहनत किया है और आज जगह पे है। वेरी गुड। कमलेश कुमार मौर्य जी हैं जी, जो शिवनाथर फाउंडेशन है जिसमें इंडिया लेवल के ट्रेनर है वो। अच्छा। मेरे इंस्टीट्यूट पे रहे, मेरे साथ रहे वो। वेरी गुड। एक लड़की है प्रयागराज में हाई कोर्ट में वकील है। ऐसे अनगिनत नाम है। इन बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये फक्र होता है कि चलो मैंने जो फैसला किया वो अच्छा किया, कम से कम इतनों की जिंदगी को लिखने का मुझे मौका तो मिला। बहुत बढ़िया। शिक्षा से साहित्य और माइंड कोचिंग तक का सफर कैसे शुरू हुआ सर? बड़ा जुल्म प्रश्न कर दिया आपने मुझसे। देखिए साहित्य तो मुझे याद ही नहीं कि वो लम्हा कब था जब साहित्य मुझसे जुड़ गया। क्योंकि मुझे याद है बचपन के वो दिन जब मैं कागज के पन्नों पे कुछ लिखा करता था, अच्छा लगता था मुझे। पंक्तियां बनती थी, लोगों को दिखाता था, लोग प्रशंसा करते थे, बहुत खुश होता था। क्या बात। मुझे याद नहीं वो लम्हा कब है, तो मैं कहूँ तो जब मैं शायद जाने लायक हुआ तब से ही मेरे साथ जुड़ गया। वेरी गुड। और माइंड कोचिंग जहाँ तक बात है, कोरोना काल आपको याद होगा। जी जी। कोरोना काल का वो क्षेत्र लोगों ने शायद महाभारत रामायण देख के गुजार दिया है, शायद खेलकूद के गुजार दिया है, बट सर मैंने रिसर्च में गुजारा इसको। उस दौरान मैंने माइंड कोचिंग के बहुत सारे कंसेप्ट पे काम किया, बहुत सारे ट्रेनर्स को सर्च किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैंने उन चीज़ों को फाइंड आउट किया कि सिर्फ ख्वाब देखने से काम पूरा नहीं होगा, ख्वाब की उस पटकथा को लिखने के लिए स्क्रिप्ट बनाना भी जरूरी है। आखिर वो कंसेप्ट, वो फ्रेमवर्क क्या होगा जिससे मैं उनकी जिंदगी को बदल दूंगा। क्या बात है सर, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, एक कवि होने के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर कविता क्या है आपसे मैं जानना चाहूंगा। कविता कुछ नहीं है, शब्दों का एक समूह ही तो है, लेकिन कवि शब्दों के समूह को इतना सुंदर सजा देता है कि सुनने वाला बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति को इन शब्दों से सीख लेनी चाहिए कि अपने गुणों की इस तरह से माला पिरो दें कि जैसे कवि कविता सुना के लोगों को मजबूत कर देता है, हम अपने गुणों से लोगों को मजबूत करते हैं। माइंड कोच के रूप में युवाओं की सबसे बड़ी मानसिक बाधा को क्या देखते हैं आप? आज सबसे बड़ी मानसिक बाधा सर क्या है? आज हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और जिंदगी में शॉर्टकट्स शुरुआत में अगर ले लिया ना तो डिटेल नहीं कर पाओगे। यदि आप चाहते हो जिंदगी में आगे चल के हम बड़ा काम करें तो शॉर्टकट बाद में अपने आप मिल जाएगा, अभी डिटेल्स करो। चीजों की स्टडी करो, चीजों को ऑब्जर्व करो, अवलोकन करो। विश्वास करें जिस दिन आपने चीजों को डिटेल में देखना शुरू कर दिया सर ना, आपका माइंड इतना क्रिएटिव है कि चीजों को अपने आप शॉर्ट बना देगा। आपके अनुसार सफलता का सूत्र क्या है? सही सूत्र क्या है? संकल्प, मेहनत, धैर्य, इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए सर तो हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या प्रिय व्यूअर्स, आपके हिसाब से सफलता का सही सूत्र क्या है? आप कमेंट्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं सर। शिक्षा का असली उद्देश्य आप एक पंक्ति में कैसे परिभाषित करेंगे? शिक्षा का तात्पर्य एक समझदार, जिम्मेदार नागरिक बनकर के समाज और परिवार की देखभाल करना, अपने कर्तव्य को निर्वहन करना, ये कहो। आजकल सर आप तो माइंड कोच हैं, आपके पास बहुत सारी चीज आ रही है। आज का युवा जो है किताबों से दूर होते जा रहा है और पॉर्न जी से पास क्यों होता जा रहा है? पॉर्न के पास क्यों जाता है? जी देखिए, हम बताना चाहेंगे, ट्रिपल पी हम समझाएंगे आपको। देखिए, प्लेजर और पेन ये दोनों एक साथ जुड़े हुए एक सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर पेन पहले लिया तो प्लेजर अपने आप आ जाएगा। और अभी प्लेजर ले लिया तो कल पेन आ जाएगा। उसके पीछे एक पी और है, वो है पर्पस।
अगर सर हमारा पर्पस क्लियर है तो हम पेन लेने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे, और पर्पस नहीं क्लियर है तो सिर्फ प्लीजर ढूंढेंगे, प्लीजर ढूंढेंगे, प्लीजर ढूंढेंगे, और पेन को हम बुलावा दे देंगे प्लीजर। यही रीजन है सर, और कोई बात नहीं है सर। एज अ माइंड कोच आपके पास तो बहुत सारे उदाहरण आते होंगे। आदमी थक जाता होगा या जीवन से कंटाल जाता होगा या जीवन से बोर हो जाता होगा तो आपके पास आता होगा, यही आप विकल्प है आप। तो आपके पास लव और सेक्स के नाम पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। लव और सेक्स के नाम पर जो आजादी दिखाई जा रही है, क्या वह सच में फ्रीडम है या आने वाली पीढ़ी की बर्बादी? मैं कहानी से बताना चाहूंगा आपको। एक राजा बंदर को तलवार देके कहता है कि देखना मेरे नाक पे मक्खी या कोई परेशान ना मुझे करे, और वफादार था राजा का वो। तलवार दे दिया उसको, और सारे दरवाजे बंद थे, राजा सो रहा था। बंदर इस बात का ख्याल कर रहा था कि राजा को तकलीफ ना हो। तब तक एक मक्खी आती है, और मक्खी जब आती है तो राजा के आसपास मंडराती है। बंदर को गुस्सा आता है और बंदर उसको दौड़ाता है, लेकिन मक्खी तो मक्खी है, वो इधर जा रही है, और अंततः राजा के नाक पे बैठ जाती है। बंदर को गुस्सा आता है, उसने तलवार चला दिया, राजा की नाक कट गई। तो सर कहना चाहूंगा कि चीजें जो दुनिया में है वो अच्छी भी है, बुरी भी है। पैमाना डिपेंड करता है कि इन चीजों का इस्तेमाल कब आप करते हैं। हम आज की युवा पीढ़ी को चीजों को उस उम्र में उस वक्त उन चीजों को दिखाएं जब वो उस मानसिकता के हों, और इसको इस तरह से जिस तरह से आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आज तमाम सारे चैनल्स के माध्यम से दिया जा रहा है, वो समाज के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। हमारी युवा पीढ़ी इन चीजों को उन्हीं बंदर की तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही है और वो बर्बादी की तरफ जा रही है। अधिकांश देखेंगे, ऐसा मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 70 to 80% ये प्लानिंग से हो रहा है हमारे युवाओं को, या हम इसे सोशल मीडिया की आजादी की कहें या बर्बादी कहें? सर प्लानिंग की जहां तक बात करूं, आज व्यवसायीकरण हो चुका है। लोग आज स्वयं की आर्थिक संपन्नता के लिए समाज को विकृत करने की हर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पुरातन काल को आप देखें सर, व्यवसाय तब भी हुआ करते थे, लेकिन व्यवसाय के साथ समाज निर्माण की प्रवृत्ति लोगों के अंदर होती थी। चाहे वो व्यवसायी होता था, चाहे वो शिक्षक होता था, चाहे वो जिस भी विधा का व्यक्ति होता था, समाज सही दिशा में जाए इसके लिए वह कहीं से भी वो समझौता नहीं करता था। आज लोग अपने व्यापार के लिए हर स्तर पर उतर जा रहे हैं, जिसके लिए समाज, सरकार कहीं न कहीं जिम्मेदार है। इस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए सर, हमारे देश में जब सेक्स का नाम आता है एज अ माइंड कोच, तो लोग बड़ा पर्दा करते हैं। तो सेक्स एजुकेशन के आप पक्षधर हैं या नहीं? सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए युवाओं को कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए सर, अभी मैं अगर रूरल एरिया का बात करूं तो यहाँ पे अभी भी इन चीजों को बुरा माना जाता है और इनका जिक्र भी अपराध जैसा माना जाता है। और जहां तक मुझे लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में लोगों को इससे परिचित कराया जाता है ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी भारत में अभी और काम करने की जरूरत है। ग्रामीण स्तर पर काफी काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने तो कहा है कि सेक्स एजुकेशन दिया जाए, जरूर दिया जाए, लेकिन बस वही इन बंदरों को पहले इंसान बनाया जाए। अच्छा, कोई युवा अगर इस पॉर्न के एडिक्ट से बाहर निकलना चाहता है तो उसका पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या होना चाहिए? सर, आदत हमारी बुरी है, उसे छोड़ना आसान नहीं है। विकल्प सिर्फ ये है कि हम अपना इन्वायरमेंट बदल दें, डायरेक्शन बदल दें, क्योंकि हम अपना टाइम अगर किसी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे, किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे, स्पोर्ट्स में जाना शुरू कर देंगे, म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा माइंड एक नई चीजों की तरफ जाएगा और हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, तो ऑटोमेटिक हम वहां से हट जाएंगे। हमें शिफ्टिंग करनी होगी सर।
छोड़ने की बात करेंगे तो आदतें छूटती नहीं है सर, ओके, शिफ्टिंग ही सोल्यूशन है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, शिफ्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दिया आपने सर। अच्छा, आज के माता पिता और शिक्षकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि माता पिता बच्चों के साथ समय देने का प्रयास करें, तुलना न करें, वेरी गुड, तुलना न करें, और बच्चों को प्रमोट करें, और उनके साथ दिन भर आए दिन जब भी मौका मिले क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस पर जरूर डिस्कशन करें, क्योंकि आज का एक समाज जो है ना, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो हमारे बच्चों को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। और जब हम अपने बच्चों से फ्रेंडली रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चे बच जाते हैं चीजों से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जो मुझे लगता है। नहीं, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। अंत में युवाओं के लिए आपका एक प्रेरक मंत्र जो उन्हें दिशा दे सके। प्रेरक मंत्र, जी सर। तो मेरा मंत्र, आप माइंड कोच हैं। जी सर। मेरा मंत्र यही है कि देखिए, मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए, डिटेलिंग में जाइए। यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले कल में मैं अपने किसी भी काम को बेहतर अंजाम दे पाऊं, तो उस अंजाम को देने के लिए उसके जो स्रोत हैं, उन स्रोतों का व्यापक अध्ययन करें, और जहां भी अनुभवी लोग मिले उनके साथ कुछ समय बिताने का प्रयास करें। आप बहुत कुछ पाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी प्रेरक यात्रा, आपका जीवन दर्शन और आपकी सोच और आपके काम देखकर हो जाएगा YouTube चैनल आपको नमन करता है, और आपकी कहानी हमारे ऑडियंस देखें और वो भी अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।